क्वेश्चन नंबर 91। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे प्रभावशाली और ताकतवर था। इस महाजनपद में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनका क्रम है वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बिंबिसार ने राजगिरी को मगध की पहली राजधानी बनाई। 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण राजगिरी को गिरिब्रज भी कहा जाता था। उदयन ने राजगिरी को बदलकर पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाई। शिशुनाग ने पुनः बदलाव करते हुए वैशाली को इसकी राजधानी बना दी। बाद में कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दी, जो मगध की अस्थायी राजधानी बन गई। क्वेश्चन नंबर 92। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक 1200 मोहरें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरें वर्गाकार, आयताकार या बेलनाकार होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार होती थी। वर्गाकार मोहरों में लिपि में कुछ लिखा रहता था और साथ ही कोई पशु बना होता था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरें वर्गाकार है। आयताकार मोहरें प्रायः सादी होती थीं। इन मोहरों में सिर्फ लिपि में कुछ लिखा रहता था, किसी प्रकार का चित्र अंकित नहीं होता था। बेलनाकार मोहरें केवल लोथल से मिले हैं। इस तरह की मोहरें फारस में ज़्यादा प्रयोग की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 93। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे होते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनियोजित। यहाँ के घर लगभग 30 वर्ग फीट के बराबर होते थे। नगर का प्रत्येक घर किसी न किसी सेक्टर में होता था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर हमेशा गलियों की ओर ही खुलते थे। प्रदूषण और भीड़ भाड़ से बचने या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था। अपवाद: लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। घर का दरवाजा खोलते ही दरवाजा के सामने एक दीवार बनी होती थी। इस दीवार के कारण कोई भी व्यक्ति गली या दरवाजे में खड़े होकर घर के अंदर प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता था, अर्थात ये दीवार एक तरह से पर्दे का काम करती थी। दरवाजे के सामने इस तरह की दीवार को घर के अंदर रहने वाले स्त्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती होगी। क्वेश्चन नंबर 94। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक व्यापार कश्मीर, काठियावाड़, कोलार, बलूचिस्तान, खेतड़ी से था। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी में स्थित देशों जैसे फैलका, बहरीन और अफगानिस्तान एवं ईरान वाले क्षेत्रों से था। सारगोन अभिलेख से साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता का ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। क्वेश्चन नंबर 95। महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी शादी यशोदा नामक कन्या से होती है। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी था। क्वेश्चन नंबर 96। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था। पेला प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीत लिया था, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। वास्तव में उसने विश्व का सिर्फ 15% भाग ही जीता था। सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में मलेरिया रोग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 97। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम। सिकंदर और पंजाब के पुरु वंश के महान सम्राट पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है, लेकिन सम्राट पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर द्वारा पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया जाता है। सिकंदर भारत में अपने विजय यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी सेना आगे जाने से इनकार कर देती है। मजबूरीवश सिकंदर को ब्यास नदी के तट से वापस लौटना पड़ता है। सिकंदर अपने भारत अभियान के दौरान 19 माह तक भारत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 98। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल।
इस स्थल की खोज SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यह स्थल भारत में गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। लोथल में 20 समाधियां एक साथ पाई गई हैं, जिसके कारण इसे मुर्दों का नगर भी कहते हैं। लोथल नगर के दोनों भाग अर्थात पश्चिमी टीला तथा पूर्वी टीला एक ही चारदीवारी से घिरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वैदिक कालीन लोगों को किन जानवरों की जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ और हाथी। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पशु गाय थी। गाय को समृद्धि का सूचक माना जाता था। प्रार्थनाओं में एक पुत्र के साथ 100 गायें मांगी जाती थी। इनका दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। अन्य पशुओं में इन्हें बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता आदि का भी ज्ञान था। पशुओं का उपयोग यातायात, भोजन, विनिमय के साधन तथा कृषि में सहायक के रूप में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे अंत में लिखा गया उपनिषद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईशोपनिषद। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निष का अर्थ होता है बैठना। शिष्य द्वारा एकांत में गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों को जब ग्रंथ के रूप में लिखा जाता है तब उसे उपनिषद कहा जाता है। वैदिक साहित्य के सबसे अंत में होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। मुक्तिका उपनिषद में कहा गया है कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित 10 अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाया गया है। साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।